नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 मई सन 2025। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर बाद 12:12 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। खतरे में पड़ी हरियाणा के युवाओं की नौकरी, बोनस अंक हटने से पुरानी भर्तियों पर होगा प्रभाव, बताएंगे पूरी अपडेट। भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल हवाई पट्टी का होगा विस्तारीकरण, इन गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित। नई नीति से टोल टैक्स का झंझट हुआ खत्म, साल भर कर सकेंगे फ्री हाईवे ट्रैवल, करना होगा सिंगल रिचार्ज। सरकारी नौकरियों के लिए हरियाणा सरकार के मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू, इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। हरियाणा में पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन शहरों में सैनिक सदन का होगा निर्माण। हरियाणा के 8 जिलों में 37 अवैध कॉलोनियां नियमित, सबसे ज्यादा रोहतक जिले की 12 अवैध कॉलोनियों को किया जाएगा वैध। चंडीगढ़ पुलिस विभाग में होगी 400 पदों पर भर्ती, पूरा होगा युवाओं का सपना। कोसली से चंडीगढ़ के लिए नई रोडवेज बस सेवा की हुई शुरुआत। NH 152D के रास्ते कोसली बस स्टैंड से सुबह 4:30 बजे रवाना होगी, जबकि चंडीगढ़ से वापसी दोपहर 12:30 बजे होगी। हरियाणा में लौटा कोरोना, 4 जिलों में 9 मरीज मिले, कई जगह सैंपलिंग बंद, ऑक्सीजन प्लांट खराब, जहां केस विभाग सिर्फ वहीं अलर्ट। CBSE ने सभी स्कूलों के लिए जारी किए निर्देश, छोटी क्लासेज में मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर, इसी एकेडमिक ईयर से लागू करेंगे। मन की बात का 122वां एपिसोड। PM नरेंद्र मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं, बदलते भारत की तस्वीर है। और भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पीछे छोड़ा, साल 2028 तक जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार शाम को हरियाणा के कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया। हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में तूफान के साथ बरसात देखने को मिली। कई जगह सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि शनिवार शाम को पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान होते हुए तूफान हरियाणा में दाखिल कर गया। रात को हरियाणा के 16 जिलों गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, जींद, सोनीपत, पानीपत और कैथल में रेड अलर्ट जारी किया गया था। कल आंधी आने से राज्य के कई जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बीती रात से लेकर अब तक कई जगहों पर बिजली व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पाई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों के दौरान प्रदेश में बारिश और गर्मी दोनों का असर देखने को मिलेगा। 26 और 27 मई को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत और सोनीपत और 28 मई को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में बरसात की 25% तक की संभावना जताई गई है। तो वहीं 26 मई को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी जिलों के लिए हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं पलवल, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जींद, कैथल और करनाल में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। 27 मई की बात करें तो पलवल, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, जींद, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद सहित कुल मिलाकर 16 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो भी इन दिनों नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। बता दें कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF में हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जा रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में खेल कोटा 2025 के तहत प्रधान आरक्षक GD के पद पर विभिन्न खेलों में रिक्तियों भरने के लिए भारतीय पुरुष या महिला नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यानी ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होने चाहिए। वह 1/1/2023 से 30/5/2025 तक की खेल उपलब्धियों को ही इस भर्ती के लिए माना जाएगा। जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपए फीस तय की गई है। तो वहीं SC, ST, ESM और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। कुल 403 पदों पर यह भर्ती होगी। हरियाणा में पुलिस में शामिल होने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जल्द ही चंडीगढ़ पुलिस विभाग में भर्ती होने वाली है। जो युवा लंबे समय से चंडीगढ़ पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। पूरे देश में पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं के बीच चंडीगढ़ पुलिस सबसे पहली पसंद है। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से पुलिस विभाग में खाली पदों को लेकर निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। पुलिस विभाग ने भी भर्ती को लेकर तैयारियों की गति बढ़ा दी है। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा अगले पूरे साल में तकरीबन 400 कांस्टेबल से लेकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में इस भर्ती में शामिल होकर आप अपना पुलिस में जाने का सपना पूरा कर पाएंगे। सभी युवा अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहें। जल्द ही चंडीगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इसके बाद युवाओं को भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा और उनका पुलिस में जाने का सपना भी साकार हो पाएगा।
हरियाणा की नायब सैनिक सरकार ने सैनिकों के कल्याणार्थ हेतु कई बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के 2 शहरों जींद और नारनौल में सैनिक सदन बनाने की घोषणा की गई है। दोनों शहरों में सैनिक सदन के निर्माण को लेकर राज्य सरकार ने लगभग 6 साल बाद अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद में सैनिक सदन निर्माण के लिए 9,98,40,00,000 रुपए की मंजूरी प्रदान की है, तो वहीं महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में सैनिक सदन निर्माण के लिए 14,78,25,000 रुपए की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब संबंधित विभाग बहुत जल्द इन सैनिक सदनों का निर्माण करेंगे। प्रदेश सरकार के इस फैसले पर पूर्व सैनिकों ने खुशी जाहिर करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया। राज्य के इन दोनों शहरों में सैनिक सदन खुलने से पूर्व सैनिकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सैनिक सदन में पूर्व सैनिकों को विश्राम गृह, जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण कार्यालय, सामुदायिक हॉल, पॉलीक्लिनिक जैसी सभी सुविधाओं का लाभ एक ही जगह पर मिलेगा। इसके साथ ही कैंटीन व पार्किंग जैसी सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। हरियाणा में लाखों पूर्व सैनिक व उनके परिवार रहते हैं। अधिकांश जिलों में CSD कैंटीन व पॉलीक्लिनिक अलग अलग स्थानों पर किराए के भवनों में चल रहे हैं। इससे पूर्व सैनिकों व उनके परिवार वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश के पूर्व सैनिकों की सालों से मांग थी कि ये सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध करवाई जाएं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद और नारनौल में सैनिक सदन खोलने की मंजूरी देने के साथ ही निर्माण के लिए अब राशि भी स्वीकृति दे दी है। सरकार के इस कदम से पूर्व सैनिकों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है। इसका उद्देश्य एक ही कैडर के कर्मचारियों का पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर करना है, ताकि कर्मचारियों के बीच संतुष्टि का स्तर बढ़ाया जा सके। यह नई नीति उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो किसी विभाग में नियमित रूप से कार्यरत हैं, बशर्ते उस विभाग में किसी पद के कुल संख्या 50 या फिर उससे अधिक हो। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह नीति अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS, IPS, हरियाणा सिविल सेवा या इनसे जुड़ी एलाइड सर्विसेज या फिर उन कैडर पर लागू नहीं होगी जिन्हें मानव संसाधन विभाग ने पहले से ही इस नीति से बाहर कर रखा हो। विशेष परिस्थितियों में सरकार की मंजूरी के बाद यह नीति उन स्थानों पर भी लागू की जा सकती है जहां पदों की संख्या 50 से कम हो। अधिसूचना जारी होने के बाद सभी विभागों को 15 दिन के भीतर हर कैडर का तय कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल और इकाई से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। तबादला पाने के लिए कर्मचारियों के 80 अंकों की मेरिट लिस्ट निर्धारित की जाएगी। यह अंक विभिन्न आधार पर दिए जाएंगे। जैसे कि उम्र की बात करें तो इसे सबसे बड़ा फैक्टर माना गया है। इसके 60 अंक तक निर्धारित किए गए हैं। सबसे अधिक 60 अंक तय किए गए हैं। उम्र को दिनों में गिनकर फिर उसे 365 से भाग देकर अंक तय किए जाएंगे। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में 10 अंक तक दिए जा सकते हैं। 40% से ज्यादा दिव्यांग होने पर कर्मचारियों को 20 अंक तक दिए जा सकते हैं। वहीं कर्मचारियों के बच्चे यदि 100% दिव्यांग या फिर मानसिक रूप से कमजोर हैं तो भी उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। वहीं कर्मचारी का साथी, बेटा या बेटी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर भी उसे 10 अंक दिए जाएंगे। यदि किसी कर्मचारी का जीवन साथी सेना या अर्धसैनिक बल में है तो उसे 10 अंक दिए जाएंगे। यदि पति पत्नी में से कोई एक राज्य या केंद्र सरकार में काम करता है तो दूसरे को 5 अंक दिए जाएंगे। वहीं 40 वर्ष से अधिक की अविवाहित विधवा या तलाकशुदा महिला को मैक्सिमम 10 अंक तक दिए जा सकते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड से जुड़े एक मामले में एक बड़ा निर्णय दिया है। कोर्ट के इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। अदालत ने हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार के 10 अंक देने का निर्णय रद्द कर दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट घोषित करने के आदेश जारी किए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक नई मेरिट लिस्ट में यदि पहले से चयनित अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं तो सरकार नए पद सृजित कर इन्हें एडजस्ट कर सकती है। कहा जा रहा है कि कोर्ट के निर्णय का प्रभाव तकरीबन 4000 पदों की 4 भर्तियों पर होने वाला है, क्योंकि इन्हें लेकर ही याचिका दायर की गई थी। सूत्रों की माने तो इन भर्तियों में से लगभग 15,000 चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके ये अंक हटा भी दिए जाएंगे तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे मेरिट से बाहर नहीं होंगे। वहीं कोर्ट के ऑर्डर देखें तो किसी की भी नौकरी फिलहाल नहीं जाएगी जब तक खाली पदों पर स्थायी तौर पर एडजस्ट नहीं होंगे, तब तक उन्हें एडहॉक पर रखना होगा। इससे जॉब के लिए अन्य युवाओं का इंतजार और ज्यादा हो सकता है। नई मेरिट लिस्ट बनने पर मेरिट के अनुसार ही वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी। जो युवा मेरिट में आएंगे उन युवाओं को भी भर्ती की शुरुआत से वरिष्ठता मिलेगी। जो चयनित अभ्यर्थी नई मेरिट लिस्ट से बाहर होंगे उनकी नियुक्ति तब तक मानी जाएगी जब तक वे खाली पदों पर एडजस्ट नहीं हो पाते। दक्षिण हरियाणा के भिवानी जिले से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ शहर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव कालवास के समीप चौधरी बंसीलाल हवाई पट्टी का विस्तार करने की योजना बनाई गई है। इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से गांव गुजरानी और नाथुवास के करीब 207 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का नोटिस जारी हुआ है। पूर्व सीएम स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल द्वारा बनवाई गई भिवानी की हवाई पट्टी का गत दिनों भी विस्तारीकरण किया गया था। इसके तहत हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, गार्ड रूम व कैफिट एरिया बनाया गया है। वर्तमान में बात करें तो यहाँ एयरक्राफ्ट उड़ाने का ट्रेनिंग स्कूल संचालित हो रहा है।
साल 1975 में भिवानी महम मुख्य मार्ग पर गांव कालवास के नजदीक गुजरानी गांव के करीब 128 एकड़ भूमि पर हवाई पट्टी बनाई गई थी। शुरुआत में 1070 मीटर लंबा रनवे और एक हैंगर का निर्माण किया गया था। लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने पिछले साल इस रनवे की लंबाई में 190 मीटर की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद अब भिवानी हवाई पट्टी की लंबाई बढ़कर 1260 मीटर पहुंच गई है। इस विस्तारीकरण के बाद रनवे पर अब छोटे हवाई जहाज व एयरक्राफ्ट के अलावा मध्यम दर्जे के विमान भी लैंड किए जा सकेंगे। ऐसे में यदि कार्गो टर्मिनल की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार होती है तो आने वाले समय में यह मालवाहक विमान उतरना भी संभव हो जाएगा। इससे हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं किरण चौधरी ने कहा था कि भिवानी जिला NH9, NH 148B और NH 709A सहित कई अन्य नेशनल हाईवे के जरिए दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और पंजाब से जुड़ चुका है। ऐसे में यदि कार्गो टर्मिनल की बात सिरा चढ़ती है तो भिवानी जिला व्यापारिक तौर पर तरक्की के नए आयाम स्थापित करेगा। इसके साथ ही आयात व निर्यात में भी तेजी देखने को मिलेगी। देश भर में हर रोज लाखों लोग हाईवे की यात्रा करते हैं। उन्हें कई नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसा लोगों की सहूलियत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वाहनों पर फास्टैग लगाने को अनिवार्य किया गया है, जिसके जरिए टोल टैक्स की वसूली की जाती है। अब इस सिस्टम में भी सरकार बदलाव करने वाली है। अब आपको टोल टैक्स चुकाने के लिए केवल एक बार ही रिचार्ज करना होगा और साल भर आप देश में कहीं भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टोल प्लाजा से गुजर सकेंगे। आमतौर पर जब लोग गाड़ियों से टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो उन्हें टोल चुकाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें फास्टैग में कुछ बैलेंस रखना पड़ता है। जितनी ज्यादा यात्रा करते हैं उसी हिसाब से उन्हें टोल टैक्स अदा करना पड़ता है। अब इसके लिए नई पॉलिसी लॉन्च की जा रही है, जिसके तहत साल में सिर्फ आपको एक बार ही फास्टैग को रिचार्ज करवाना होगा। आप साल भर देश के किसी भी स्टेट और नेशनल हाईवे पर बिना टोल टैक्स चुकाए आ जा सकेंगे। आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस सिस्टम के तहत आपको सालाना 3000 रुपए की राशि अदा करनी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई फास्टैग में 3000 रुपए का रिचार्ज करवा लेता है तो उसे साल भर के लिए कहीं भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। वह व्यक्ति नेशनल हाईवे, स्टेट एक्सप्रेसवे और बाकी सभी एक्सप्रेसवे पर अनलिमिटेड यात्रा का पात्र बन जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान में जरूर रखनी है कि जो लोग साल भर का रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे उन्हें किलोमीटर के हिसाब से रिचार्ज करवाने की सुविधा दी जाएगी। आपको हर 100 किलोमीटर के लिए 50 रुपए का टोल के हिसाब से चुकाने पड़ेंगे। केंद्र की मोदी सरकार देश भर में सड़क नेटवर्क का ढांचा मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। बड़े बड़े शहरों के ट्रैफिक जाम से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए बाईपास बनाए जा रहे हैं, ताकि लोग कम समय में बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंच सकें। इसी कड़ी में हरियाणा से दिल्ली के बीच आवागमन करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा से दिल्ली के बीच आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाली सड़क यानी रोहतक रोड का नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। इस योजना को धरातल पर अमली जामा पहनाने में लगभग 1.5 साल का वक्त लगेगा। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि रोहतक रोड का फिर से निर्माण किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लोक निर्माण विभाग यानी PWD से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI को स्थानांतरित कर दिया है। दिल्ली की नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस सड़क मार्ग का निरीक्षण करने के बाद कहा कि स्थानीय लोगों को लगातार हो रही परेशानी और समय पर निर्माण कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। मानसूनी सीजन में यहाँ जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते यहाँ दुकानदारों, स्थानीय लोगों और हरियाणा के लिए आवागमन करने वाले लोगों को खासी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। लोगों को जल्द ही एक अच्छी और सुरक्षित सड़क की सौगात दी जाएगी। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 8 जिलों की 37 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा कर दी है। सबसे ज्यादा रोहतक जिले की 12 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। इसके अलावा कैथल जिले की 7, गुरुग्राम की 5, करनाल में 4, सोनीपत व चरखी दादरी में 3-3, नूंह जिले में 2 और पलवल जिले की 1 कॉलोनी को नियमित किया जाएगा। अब इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली, पानी, पक्की सड़कें, सीवर सिस्टम जैसे मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। करनाल के तरावड़ी में पहलवान कॉलोनी, लाल विहार कॉलोनी एक्सटेंशन 2, इंदिरा कॉलोनी और मायानगर कॉलोनी को वैध किया गया है। साथ ही सोनीपत के गोहाना में एकता व देवीपुरा कॉलोनी एक्सटेंशन व आदर्श नगर एक्सटेंशन 1 को स्वीकृति दे दी गई है। वहीं खरखोदा में अनाधिकृत पैच सैनीपुरा 2 को नियमित किया जाएगा। नूंह की बात करें तो इसमें विष्णु कॉलोनी और जितेंद्र कुमार कॉलोनी को नियमित की सौगात मिली है। वहीं पलवल के ढोलगढ़ में कॉलोनी ID नंबर 273 को वैध किया गया है। चरखी दादरी शहर में हरिनगर कॉलोनी का एक्सटेंशन 3 और पूर्ण नगर एक्सटेंशन तथा रावड़दी में विवेक नगर एक्सटेंशन कॉलोनी के एक्सटेंशन 2 को नियमित किया गया है। गुरुग्राम के बादशाहपुर में एवेन्यू 69, भोंडसी में गोवर्धन कुंज, वाटिका कुंज पार्ट 1 और विमल एंक्लेव, पहले यह निर्मल एंक्लेव था, और खेड़की माजरा में शिवधाम कॉलोनी को स्वीकृति दे दी गई है।
हरियाणा में 72 घंटे में कोरोना के 9 नए केस सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर और करनाल में कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना से संक्रमित हुए लोगों में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल हैं, जिनमें डॉक्टर, मैनेजर और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी शामिल हैं। इनमें से किसी की भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हालांकि 3 मरीजों ने मुंबई, दिल्ली और पंजाब की जरूर ट्रैवलिंग की है। साल 2020-21 में आई कोरोना लहर में हरियाणा में 10 लाख से अधिक मरीज मिले थे, जिनमें से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तब कोरोना नई बीमारी थी, लेकिन अब इसकी वैक्सीन से लेकर वेरिएंट तक सामने आ चुके हैं। हरियाणा में कोरोना फैलने की सूरत में स्वास्थ्य विभाग के क्या इंतजाम है, इसे लेकर भी मीडिया ने सभी 22 जिलों के अस्पतालों की स्थिति की जांच की। इनमें से साफ दिखाई दिया कि जिन जिलों में केस आए हैं वहीं विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बाकी जिले संदिग्ध मरीजों की टेस्टिंग से लेकर काउंटर खोलने तक के लिए कोरोना के केस और मुख्यालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। गुरुग्राम में कोविड के 4 केस आ चुके हैं। यहाँ कोविड सैंपलिंग के लिए अलग काउंटर आज यानी सोमवार से शुरू होने जा रहा है। फिलहाल RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। 6000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट है, जिन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। जिले में N95 मास्क, PPP किट व दूसरी कोविड से संबंधित दवाओं का स्टॉक फिलहाल पर्याप्त है। वहीं 500 ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता है। फरीदाबाद की बात करें तो इसमें 3 केस आ चुके हैं, जिसके बाद बंद पड़े RT-PCR टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। अस्पताल में अलग से 10 बेड का वार्ड भी बनाया गया है। शहर में 24 ऑक्सीजन प्लांट है, जिन्हें चालू कर दिया गया है। अस्पताल में बिजली जाने पर अलग से जनरेटर की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही पानीपत के CMO डॉक्टर विजय मलिक ने कहा कि कोविड सैंपलिंग के लिए अलग से काउंटर नहीं है, सोमवार से देखेंगे। साथ ही रेवाड़ी में कोविड सैंपलिंग के लिए अलग काउंटर अभी शुरू नहीं हुआ है। RT-PCR टेस्ट शुरू करने के आदेश आ गए हैं। 2 ऑक्सीजन प्लांट में से एक खराब है, जिसकी सर्विस करवाने की बात कही जा रही है। N95 मास्क उपलब्ध है। वहीं भिवानी की बात करें तो भिवानी में कोविड की सैंपलिंग अभी शुरू नहीं हुई है, नहीं कोई काउंटर बनाया गया है। RT-PCR टेस्ट अभी नहीं हो रहे हैं। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, जो खराब है। इसे ठीक करने पर करीब 9 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसका एस्टिमेट बनाकर भेजा हुआ है। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोर्ड संबंधित स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इसमें प्राइमरी एजुकेशन के लिए मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज को इसी एकेडमिक सेशन यानी 2025-26 से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना होगा। बोर्ड ने कहा है कि शुरुआती पढ़ाई के दौरान खासतौर पर इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ये गाइडलाइंस नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी NCF 2023 के तहत जारी की गई है। आधिकारिक स्टेटमेंट में कहा गया है कि NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जारी इन निर्देशों में फाउंडेशनल क्लासेज यानी प्री प्राइमरी से लेकर ग्रेड 2 तक के बच्चों के लिए घर में बोली जाने वाली भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है। UNESCO ने मार्च 2024 में लैंग्वेज मैटर ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशनल रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो दुनिया भर में 40% बच्चों और युवाओं के पास उनके मदर टंग में पढ़ने की सुविधा नहीं है। यही वजह है कि दुनिया के कई हिस्सों में बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन वो सिंपल टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते और सिंपल मैथ सोल्व नहीं कर पाते हैं। कोविड महामारी से पहले की बात करें तो लो और मिडिल इनकम देशों के 57% बच्चे 10 वर्षीय बच्चे सिंपल टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे थे। यह आंकड़ा कोविड महामारी के बाद 70% तक पहुंच गया। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में गुजरात में बोली जाने वाली वागड़ी भाषा का भी बोली जाती है। साल 2019 में यहाँ टीचर्स ने बच्चों को वागड़ी भाषा में पढ़ाना शुरू कर दिया था। इसके कुछ दिन बाद जब बच्चों का असेसमेंट लिया गया तो सामने आया कि उनकी रीडिंग स्किल्स पहले से काफी बेहतर थी। यूरोप और अफ्रीका में भी ऐसे ही नतीजे सामने आए हैं। इसके अलावा मातृभाषा में अगर बच्चे को बेसिक एजुकेशन दी जाए तो उसके लिए दूसरी भाषाएं सीखने भी आसान हो जाती हैं। इसी के साथ साथ 6 से 8 साल की उम्र में मातृभाषा में पढ़ाई करने वाले बच्चे ऑफिशियल लैंग्वेज में पढ़ने वाले बच्चों से बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने रेडियो शो मन की बात के 122वें एपिसोड के तहत देश को संबोधित किया। एपिसोड की शुरुआत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। PM ने भारतीय सेना के पराक्रम की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है। इसके साथ ही उन्होंने उन आतंकी ठिकानों की तस्वीरें भी दिखाई जिन्हें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में नष्ट किया था। उन्होंने बताया कि POK में गुलपुर और अब्बास कैंप, कोटली में और भिम्बर के बरनाला कैंप को नष्ट किया गया है। PM ने कहा है कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। हजारों लोग
लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए और हमने देखा चंडीगढ़ के वीडियोस तो काफी वायरल भी हुए थे। पीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। 21 जून 2015 में योग दिवस की शुरुआत के बाद से ही इसका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। इस बार भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मन की बात को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली शामिल है। मन की बात की ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी के 500 से अधिक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर द्वारा किया जाता है। पहले एपिसोड की टाइम लिमिट 14 मिनट थी। जून 2015 में इसे बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया था। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो 2.5 से 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना ग्लोबल लेवल पर कई प्रभाव डालेगा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि G20 और IMF में प्रभाव बढ़ेगा। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI में और वृद्धि होगी क्योंकि ग्लोबल कंपनियां भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देख रही हैं। भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी जैसे चंद्रयान 5 और सैन्य सहयोग भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देगी। भारत इस उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और करीब पहुंच गया है। भारत अगर 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देता है तो लीडरशिप और मजबूत होगी। भारत की आर्थिक प्रगति का आम लोगों पर कई सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से नए रोजगार सृजित होंगे, खासकर तकनीक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में। बढ़ती GDP और निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा। बढ़ती आय और मध्यम वर्ग के विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की भी मांग बढ़ेगी। बच्चे के एडमिशन से लेकर उसके नाम पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड को बाल आधार कहा जाता है। यह 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या वाला डॉक्यूमेंट है जो माता पिता के आधार कार्ड से लिंक होता है। 5 साल से उम्र में बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा, उंगलियों के निशान और आंखों का स्कैन नहीं लिए जाते हैं क्योंकि इस उम्र में ये डेटा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। इसके बजाय बच्चे की तस्वीर और माता पिता की जानकारी के आधार पर आधार कार्ड जारी किया जाता है। आप किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जाकर बाल आधार बनवा सकते हैं। कुछ अस्पतालों में जन्म के समय ही आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध होती है जहां बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार एक साथ बनाया जाता है। अस्पताल द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट मान्य होता है। माता या पिता में से किसी भी एक का आधार कार्ड अनिवार्य है क्योंकि बच्चे का आधार कार्ड उनके आधार से लिंक होता है। आधार कार्ड से संबंधित जानकारी और अपडेट्स के लिए मोबाइल नंबर लिंक करना भी आवश्यक है। आपको ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स और बच्चे को लेकर आधार सेवा केंद्र जाना होगा। आमतौर पर 60 से 90 दिनों के भीतर आधार कार्ड आपके पंजीकृत पते यानी डाक द्वारा भेज दिया जाता है। साथ ही आपको मोबाइल नंबर पर आधार नंबर प्राप्त होने का संदेश भी मिलेगा। आप इसके ऑनलाइन UIDAI की साइट पर जाकर इसे ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।